नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर और संभावित आने वाले प्रश्न को लिया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो टोटल 50 क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट होता है उसको हल करना चाहिए ताकि आपका तैयारी का पता चले, ठीक ना। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आएंगे। बुद्धि का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है H.J. आइजेक, बी है थांडाइक, सी है रेनाल्ड्स और डी है A.R. जेनसन। तो देखिए, जो बुद्धि का जो सिद्धांत है H.J. आइजेक ने दिया है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बुद्धि के 3 स्तर बताए हैं। कितने? 3 मुख्य स्तर। कौन कौन से? गति, शुद्धता और संज्ञानात्मक। कौन कौन से? गति, शुद्धता और संज्ञानात्मक, ठीक ना। इन्होंने अधिगम का जो सिद्धांत दिया है जैविक और पर्यावरणीय कारकों को मिला करके दिया है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। विकास का प्रतिमान की एकरूपता का सिद्धांत क्या स्पष्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रत्येक बालक के विकास की गति बिल्कुल समान होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं समान होती है, क्योंकि कोई बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कोई बच्चा स्लो बढ़ता है और कोई बच्चा जो है अधिक बुद्धिमान होता है, कोई बच्चा कम बुद्धिमान होता है, ठीक ना। तो इसलिए यह समान नहीं होती। बी कह रहा है किसी भी जाति, मानव या पशु के विकास का एक निश्चित क्रम या प्रतिमान होता है जो अपनी जाति के सभी सदस्यों के लिए समान होता है। ठीक है, अपनी जाति के सदस्यों के लिए समान होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मानव शिशु हो, उसका विकास हमेशा कैसे होगा? सिर से पैर की ओर होगा, ठीक ना, और अंदर से बाहर की ही ओर होगा, ठीक। पहले बच्चा क्या करता है? चलने से पहले क्या करेगा बच्चा? क्या दौड़ने लगता है क्या? पहले बैठता है या फिर घुटनों के बल चलता है, फिर पैर के बल चलता है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक केवल शब्द है तो पहले गलत हो गया, निश्चित नहीं है तो ये भी गलत है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह प्रसिद्ध परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कोल एंड ब्रूस, बी है ड्रेवल और सी है क्रो एंड क्रो और डी है स्किनर। तो देखिए, जो सृजनात्मकता है ना, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये जो परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। कौन? क्रो एंड क्रो ने बताया कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि विचारों और परिणामों को प्रकट किया जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे में तार्किक अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक सोच और निगमनात्मक तर्क का विकास होता है? संवेदी गामक अवस्था में तो होगा नहीं, ये छोटी अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष की होती है। और भी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं होगा। इसमें क्या क्या दिया है? तार्किक अमूर्त दिया है, अमूर्त चिंतन। तो जब अमूर्त चिंतन की बात कर रहा है तो ये भी नहीं होगा। और सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि मूर्त होता है जो वस्तु देखी जाती है। यहाँ अमूर्त की बात कर रहा है तो डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो 11 वर्ष से ऊपर होता है किशोरावस्था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता बारीक गत्यात्मक कौशल और शारीरिक समन्वय की कमी, जैसे बटन बंद करना कर पाना, जूते के फीते न बांध पाना। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता बारीक गत्यात्मक कौशल और शारीरिक समन्वय की कमी, जैसे बटन बंद कर पाना, जूते के फीते न बांधना से संबंधित है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर है डिसलेक्सिया, बी है डिस्प्रेक्सिया और सी है डिस्कैल्कुलिया और डी है एफेजिया। तो देखिए, जो बारीक काम होता है उसको अगर नहीं कर पा रहा है तो मांसपेशियाँ इधर उधर
काम सही से नहीं कर पा रही है। जब मांसपेशियाँ नहीं काम करेगी तो वो हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया में, ठीक ना। जो मांसपेशी होती है वो सही से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से चित्र अगर बनाएंगे तो हिल जाएगा, इधर उधर संतुलित नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व पारस्परिक स्तर, बी है पारस्परिक स्तर, सी है उत्तर पारस्परिक स्तर और डी है स्व केंद्रित स्तर। जब अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की बात आता है तो वह पारस्परिक स्तर के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यह नैतिक विकास की तीसरी अवस्था होती है जो पारस्परिक स्तर होती है। इस अवस्था में बच्चा समाज, परिवार और शिक्षकों की नज़र में अच्छा बनने का और नियमों का पालन करता है। उनका व्यवहार दूसरों से प्रशंसा और स्वीकृति पाने की इच्छा पर आधारित होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। अधिगम का समीप्य अनुबंधन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने माना कि सीखने के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है एडविन आर गुथरी, बी एफ स्किनर, इवान पावलोव, ई एल थांडाइक। तो देखिए, जो अधिगम का जो समीप्य अनुबंधन सिद्धांत है यह एडविन आर गुथरी ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन नंबर जे.बी. वाटसन, बी है विलियम मैकडूगल, सी है वुडवर्थ और डी है बोरिंग। कह मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह बात विलियम मैकडूगल ने कही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। व्यक्तित्व मापन की प्रासंगिक अंतर्बोधन परीक्षण विधि में कुल कितने कार्ड प्रयुक्त होते हैं? तो 10, 20, 30, 31। तो देखिए, टीएटी जो परीक्षण होता है इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 होती है, ठीक ना। 30 जो कार्ड होते हैं वह चित्र वाले होते हैं और एक कार्ड जो होता है सादा होता है, ठीक ना। और चित्र में किसका बना क्या बना होता है? चित्र जो होता है किसका? पुरुष और महिलाओं का चित्र बना होता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। थांडाइक के अनुसार जब किसी कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष या आनंद प्राप्त होता है तो वह उसे जल्दी सीख लेता है। यह उनका कौन सा मुख्य नियम है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, आत्मसातीकरण का नियम। देखिए, तत्पर होगा बच्चा सीखेगा जल्दी, प्रभाव उस पर पड़ेगा कोई तो भी सीखेगा, ठीक ना। तो देखिए, संतोष का नियम भी इसे कहते हैं, ठीक ना। तो यह क्या है? जब बच्चा जल्दी सीख रहा है, जब उसे आनंद प्राप्त होगा तो जल्दी सीखेगा। तो इसका मतलब है कि प्रभाव उस पर जब पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा तो जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। बुद्धि का पदानुक्रमिक संरचना सिद्धांत या त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर है जॉन बी कैरोल, बी है रेमंड कैटल, सी है जेपी गिलफोर्ड और डी है डेविड वेक्सलर। तो देखिए, जो बुद्धि का पदानुक्रमिक संरचना का जो सिद्धांत है यह देने वाले मनोवैज्ञानिक है जॉन बी कैरोल, ठीक ना। तो याद कर लीजिएगा, ये बहुत सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पदानुक्रमिक संरचना सिद्धांत या त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है? तो कैरोल ने दी है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अब अगला देखेंगे। किशोरावस्था को जीवन का वसंत काल किसने कहा है? वैलेंटाइन, हरलॉक, किलपैट्रिक, रॉस। तो देखिए, जो किशोरावस्था को जीवन काल कहने वाले मनोवैज्ञानिक है वह हरलॉक है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी हरलॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन, बी है शास्त्रीय अनुबंधन, सी है चिन्ह अधिगम सिद्धांत और डी है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो देखिए, जो जाना जाता है नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन, तो इसमें क्या होता है कि थांडाइक ने एक साधनात्मक अधिगम से प्रभावित होने वाले कारण
स्किनर के सिद्धांत को नैमित्त अनुबंधन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें व्यवहार का जो भोजन, जो लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन या निमित्त बनता है, जिसे आर टाइप अनुबंधन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर टाइप अनुबंधन भी कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के अंतर्गत केंद्रीय, प्रधानात्मक और द्वितीयक शील गुणों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है रेमंड कैटल, बी है गार्टन आल्पोर्ट, सी है कार्ल जुंग और डी है आइजैक। कह रहा है शील गुण सिद्धांत। तो देखिए, जो शील गुण सिद्धांत की बात आएगी तो ये जो करने वाले मनोवैज्ञानिक है इस सिद्धांत का प्रतिपादन, वह है गार्डन आल्पोर्ट, ठीक ना। इन्होंने शील गुण के 3 भागों में बांटा है। एक प्रधानात्मक, जैसे गांधी जी का अहिंसा का गुण है ना, वैसे। एक केंद्रीय, जो समान सब में दिखने और ईमानदारी जो हो, और तीसरा है द्वितीयक, जैसे खान पान या पहनावे की आदतें, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, सृजनात्मक चिंतन के 4 चरणों का सही तार्किक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्दृष्टि, तैयारी, उद्भवन, सत्यापन। तो देखिए, ये तो होगा नहीं। पहले क्या होता है? तैयारी होती है, फिर उद्भवन होता है, फिर अंतर्दृष्टि होता है, फिर प्रदीप्ति होता है, फिर सत्यापन होता है, लास्ट में सत्यापन होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में सत्यापन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर देखिए तैयारी पहले होगा ना, उद्भवन नहीं होगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 1-2 ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, आगे चलिए, छोटा करना पड़ेगा और कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास की व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 1 है दुनिया के सभी बच्चों के विकास की दर और पैटर्न बिल्कुल हूबहू होता है। नहीं, विकास की दर और पैटर्न हूबहू कैसे होता है? अलग अलग होता है। बी है अलग अलग बच्चों के विकास की गति, रुचियों और क्षमताओं में अंतर होता है, ठीक है। सी कह रहा है विकास पूरी तरह आकस्मिक और निश्चित होता है। डी कह रहा है जुड़वा बच्चों में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलग अलग बच्चों में विकास की गति, रुचि और क्षमताओं में अंतर होता ही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सही समय अवधि क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो 7 से 11 वर्ष, जिससे अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, ठीक ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार गिलफोर्ड के सक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञान, स्मरण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन। बी है इकाई वर्ग संबंध प्रणाली, और सी है दृश्य श्रव्य सांकेतिक व्यवहारिक, और डी है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो त्रियामी सिद्धांत है इसके अंतर्गत स्मरण, संज्ञान, अपसारी चिंतन, ठीक ना, और मूल्यांकन 3, 4 और 5 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, आकलन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आकलन केवल परीक्षा के बाद होता है और मूल्यांकन पाठ के बीच में होता है। बी है आकलन एक सतत सुधारात्मक प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन सत्र के अंत में निर्णय या ग्रेड देने की प्रक्रिया है। सी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, कोई अंतर नहीं है, और डी कह रहा है आकलन केवल मंदबुद्धि बच्चों के लिए होता है, जो कि एकदम गलत है। आकलन तो सभी के लिए होना चाहिए, ये अंतर तो जरूर है आकलन और
दोनों में तो अंतर तो 100% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आकलन एक सतत और सुधारात्मक प्रक्रिया होता है, जबकि मूल्यांकन सत्र के अंत में जो ग्रेड नंबर जो दिया जाता है उसको करते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधन स्थापित होने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक भोजन और कृत्रिम उद्दीपक घंटी को प्रस्तुत करने का सही क्रम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए, पहले भोजन प्रस्तुत किया जाए फिर घंटी बजाई जाए। बी है, पहले घंटी बजाई जाए फिर कुछ सेकेंड के भीतर भोजन प्रस्तुत किया जाए। सी कराए दोनों एक साथ आधे घंटे के अंतर पर दिया जाए। और डी कराए घंटी और भोजन का कोई क्रम आवश्यक नहीं है। तो एकदम आवश्यक है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले घंटी बजाई जाए फिर कुछ सेकंड के भीतर भोजन प्रस्तुत किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने और स्वयं से बात करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर है आत्मकेंद्रित वाक्य, बी है निजी संवाद या व्यक्तिगत वाक्य, सी है सामाजिक वाक्य और डी है मौन वाक्य। तो देखिए इसे जो कहा जाएगा निजी संवाद या व्यक्तिगत वाक्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब स्वयं के कार्यों के निर्देश करने के लिए स्वयं बात करता है बच्चा तो वह निजी कार्य हो जाएगा, ठीक ना, निजी संवाद हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर एक है अंतः संबंध का सिद्धांत, बी है निरंतरता का सिद्धांत और सी है एकीकरण का सिद्धांत और डी है विशिष्ट से समान का सिद्धांत। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, ठीक ना। देखिए क्या होता है निरंतरता का सिद्धांत यह बताता है कि विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर के जीवन के अंत तक मृत्यु तक लगातार बिना रुके चलती है, ठीक ना। इसमें सिर्फ उतार चढ़ाव हो सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर एक केवल अंग्रेजी भाषा, केवल हिंदी भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा या संस्कृत भाषा। तो देखिए ये जो होनी चाहिए एनईपी कहता है कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा या उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको लीजिए, मदर टंग, ठीक ना, होम लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एडवर्ड एल थांडाइक ने अपने अधिगम सिद्धांत या सार थ्योरी का प्रयोग किस जीव पर मुख्य रूप से किया था? ऑप्शन नंबर ए भूखे चूहे पर, बी है भूखी बिल्ली पर, सी है चिंपैंजी पर और डी है कुत्ते पर। तो देखिए ये जो किए थे भूखी बिल्ली पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो थांडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए थे, ठीक है। एक पजल बॉक्स था उसके अंदर बंद कर दिया गया था और मृत मछली जो है बाहर भोजन को उद्दीपक के रूप में रखा गया था। बिल्ली ने बार बार गलती करने के बाद भी लीवर दबाकर दरवाज़ा खोलना सीख लिया, ठीक है। बार बार गलती कर रही थी फिर बार बार करते करते वह लास्ट में सीख ली। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देने वाले थांडाइक ने बुद्धि के कौन से 3 प्रकार बताए हैं? तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, मूर्त या गत्यात्मक बुद्धि। तो देखिए और सी का रहा है भाषाई बुद्धि, संकेत बुद्धि, अस्थायिक बुद्धि और डी का रहा है विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, व्यवहारिक बुद्धि। तो देखिए ये जो बताए थे व्यवहारिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि
मूर्त या गत्यात्मक बुद्धि, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए आप लोग प्रश्न पूरा देखा करिए ताकि इससे पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। सृजनात्मकता के मुख्य तत्व मौलिकता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 दूसरों के सुंदर विचारों की हूबहू नकल करना, पता नहीं क्या हुआ है। बी का राय किसी कार्य या विचार का बिल्कुल नया अनूठा और अपरंपरागत होना। सी का राय किसी पुरानी किताब को दोबारा लिख देना। और डी है बहुत तेज़ी से बोलना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, किसी कार्य या विचार का बिल्कुल नया अनूठा और अपरंपरागत होना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों की स्मरण शक्ति को तीव्र करती है। बी है पुराने अधिगम को नए अधिगम से अलग करती है। सी है यह बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। और डी है यह छात्रों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, यह बच्चों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, बाल विकास की किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था की शुरुआत माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो देखिए जो माना जाता है बाल्यावस्था को, ठीक ना। कह रहा है तार्किक चिंतन की अवस्था, जो तार्किक चिंतन की बात होती है वो बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, अफेजिया नामक विकार का संबंध मुख्य रूप से किस अक्षमता से है। लिखने की अक्षमता, गणितीय गणना की क्षमता, ध्यान केंद्रित न कर पाने की क्षमता। तो इस सबसे नहीं है, मौखिक रूप से भाषा समझने और व्यक्त करने की अक्षमता, ठीक ना। अफेजिया इसको बोलते हैं या डिस्फेजिया भी बोलते हैं, ठीक ना। मस्तिष्क में किसी चोट या क्षति के कारण होता है जिससे पीड़ित व्यक्ति दूसरे की बोली गई बातों को सही से नहीं समझ पाता है और खुद अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करने में भी असमर्थ रहता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत योजना के लिए भारतीय प्रतिमान में कितना समय निर्धारित किया गया है। माइक्रो टीचिंग के लिए कुल 12 मिनट, कितना 12 मिनट। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 मिनट।